जय हिंद गाइज। आज हम लोग ग्रुप डी प्रीवियस पेपर को हल करने वाले हैं। जो पिछला ग्रुप डी का हुआ था उसमें जैसे प्रश्न आए थे हम लोग उसी प्रश्न को बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जो पहला प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम, ये 28/9/2018 को हुआ था, शिफ्ट 2। तो उसी का हम केवल मैथ को देखने वाले हैं। इसके बाद फिजिक्स देखेंगे और रीजनिंग भी देखेंगे। तो पहले हम मैथ को एक देखते हैं सीरीज के रूप में। कुछ प्रश्न आज देख लेंगे, कुछ प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे और कुछ प्रश्न उसके अगले वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद रीजनिंग को देखेंगे शिफ्ट वाइज और फिर फिजिक्स को। ऐसे करके हम लोग जो 28 तारीख 9 को 2018 में पेपर आया था उसे हम पूरा कवर कर लेंगे और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला। ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे ये श्रृंखला चलता रहेगा जब तक ग्रुप डी की परीक्षा ना हो जाता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पे आपके सामने प्रश्न पहला दिखाई दे रहा होगा। उसमें प्रश्न में कह रहा है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 5 घंटों में भर सकता है और पाइप बी इसे भरने में 6.25 घंटों का समय लगता है। जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय लगा। पाइप बी को कितने घंटे के लिए खोला गया था? तो एक बात ध्यान दीजिए, हमने कार्य समय और नल टंकी को पढ़ाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में केवल प्रश्न को हल करेंगे, उतना कॉन्सेप्चुअल नहीं जाएंगे। इसलिए आपको अगर विधिवत समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो इस वीडियो के लिंक में मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां देख सकते हैं आप। आइए हम लगाते हैं। सवाल जब ऐसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वास्तव में कार्य समय पर आधारित ही प्रश्न है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये किसी कार्य को या दिल लिखते हैं। ए जो है किसी कार्य को मतलब टंकी को 5 घंटों में भर सकता है। ये 5 घंटा में भर सकता है, या घंटा कर लीजिए क्योंकि समय घंटा के रूप में है। ठीक है, और जो है बी उसी टंकी को 6.25 घंटा समय लगाता है। ठीक है, चलिए, मतलब ए और बी दो टंकी हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं जो आपके सामने है। तो हम एक काम करते हैं, जो दोनों का समय है ना, तो हम एक ऐसा टंकी लेते हैं या टंकी का आयतन लेते हैं जिसको दोनों से भाग करने में पूरा पूरा क्या हो जाए, तो विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हम ऐसा लेंगे क्योंकि ये वास्तव में कार्य होता है। कार्य मतलब जिसको भरना है, टंकी। तो एक टंकी है जिसकी हम एक आयतन मान लेंगे, उस टंकी कितनी क्षमता है हम उससे मान लेंगे। तो सबसे आसान होता है मानने के लिए, इन दोनों का ही आप एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का ही आप एलसीएम ले लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि दोनों से कट जाने वाली, आसानी से कट जाने वाली हमें क्षमता मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वास्तव में क्या है, इसका मतलब है 6 सही 1/4। 6.25 है, कितना हो जाएगा ये 6 सही 1/4। ये 6 सही 1/4 हो जाएगा। जब इसको आप बदलेंगे भिन्न में तो ये हो जाएगा 25/4, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हम जब लेंगे इनका एलसीएम तो आसान है एलसीएम लेना, ये भी ये भी। तो देखिए, एलसीएम लेने का भी ढंग एक होता है। जब भिन्न ग्रुप में सवाल होती है तो ये 5 है और 25/4 है। एलसीएम क्या होगा,
तो देखिए इसके बटा में भी क्या एक छिपा हुआ है। तो एलसीएम जब भिन्नों का लेना होता है ना, तो ऊपर वाले का यानी अंश का हम लेते हैं एलसीएम, और नीचे वाले का लेते हैं हम लोग एचसीएफ यानी मौसा लेते हैं। तो कितना होगा दोनों का एलसीएम? हो जाएगा 25। अब क्या हो जाएगा, एचसीएफ नीचे वाले का उल्टा लेना पड़ता है, नीचे वाले का बटा वाले का, तो एक होगा एक लिखेंगे नहीं, तो हमारा क्या हो गया, एलसीएम 25 हो गया, यानी हमारा कार्य यानी हमारा टंकी का आयतन क्षमता जो है 25 हो गया। ठीक है, यहां हम क्या निकालते हैं, तो यहां हम लोग क्षमता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो क्षमता निकालते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी अगर आप नहीं शुरू से जानते हैं तो, लेकिन ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षमता निकालते कैसे हैं, तो देखिए इस समय का जब कार्य में हम भाग करेंगे तो क्षमता निकल के आता है, और क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कार्य समय में। तो जब 5 से भाग करेंगे 5 में तो आएगा 5। ठीक है, क्षमता 5 हो गया, मतलब ए जो है 5 लीटर पानी निकालता है 1 घंटा में, यानी क्षमता कहते हैं इकाई समय में किए गए कार्य को। ठीक है, जब इसका हम भाग करेंगे बी वाले का पूरे कार्य में, पूरे टंकी के आयतन में इस समय से, तो क्या आएगा, तो जब भाग करेंगे 4 ऊपर जा जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, तो यहां पे आएगा केवल 4। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, हमने ए का क्षमता निकाल लिया, बी का क्षमता निकाल लिया। ठीक है, जब बी का क्षमता आ गया तो ये प्रश्न पूछ रहा है जब खाली टंकी थी तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। ठीक है ना, जब एक साथ खुलेंगे तो 1 घंटा में कितना पानी भर पाएंगे, 9 ना भर पाएंगे। क्षमता को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 9 कब भरेगा 1 घंटा में, जब ए प्लस बी दोनों साथ खुलेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, कुछ समय तक दोनों साथ में खुले हैं तो क्षमता 9 है। ठीक है, तो जब हम निकालते हैं कार्य तो क्या करते हैं, समय में क्षमता गुणा कर देते हैं। जैसे में अभी देखें आप, क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर कार्य बटा में समय होता है ना। जो हमने क्षमता निकाला है 5, इसका इसमें भाग करके निकाला हूं, वैसे ही जब निकालना हुआ कार्य हमें कितना कार्य हम कर पा रहे हैं, कितना टंकी हम भर पा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा, क्षमता गुणे समय करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कार्य हो जाएगी। तो ये बात ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि ये एक बार ध्यान देंगे ना तो ये बार बार काम करेगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों मिलकर के 9 क्षमता हो गया, और ये 30 समय तक काम एक साथ करते हैं, प्लस फिर उसमें से एक बंद हो जाता है। क्या बंद होता है, तो ध्यान दीजिएगा, बी को बंद कर दिया गया, माने 4 क्षमता वाले को बंद कर दिया गया। ठीक है, ए चालू रहा। ठीक है, जिसे टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय लगा, कुल समय। ठीक है, तो कुल समय में से 30 समय तो दोनों साथ चले, मतलब कुल टाइम लगा है 3.4 घंटा टाइम लगा है। ठीक है, इनमें से 30 घंटा तो बी चला है और साथ में ए भी चला है। ठीक है, तो कितना टाइम बच गया अभी, तो ये बच गया 3.4 माइनस टी बच गया ना। ये कब तक चला है, तो ये चला है, बी बंद हो चुका है तो ए चला है। कितना क्षमता ये का है, 5। तो देखिए बचा हुआ टाइम आगुणे इस समय में बी को किया है, तो बी का ए का क्षमता बराबर कितना का हमारा कुल कार्य होगा, तो 25 ही तो कार्य कुल होगा, क्योंकि क्षमता ही 25 का है, भरना ही है। तो थोड़ा सा आपको अगर डिस्टर्ब हो रहा होगा, समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो पिछला वीडियो जरूर देख लें, और इसको भी 1 से 2 बार देखें, समझ में आ जाएगी। अब इसको हल कर दीजिए आप, तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 9t आप प्लस 5 चौको 20, 5 3 15, 15 2 17 हो जाएगा, दशमलव रहेगा एक स्थान तक, तो ये शून्य हट जाएगा यहां से, माइनस 5t हो जाएगा बराबर 25। ठीक है, हल करेंगे तो आएगा 4 यहां पे, t हो जाएगा, जाए घट जाएगा तो 8 आ जाएगा। जो t का मान आया ना वो 2 आ गया।
मतलब बी जो थी कब तक चली थी, बी कब बंद कर दी गई, तो 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया था। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस सवाल का लेवल जो है बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, ये मीडियम है अभी, और ये प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, स्क्रीन पे आप देखेंगे। ये प्रश्न कह रहा है बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 260 है, सॉरी 1260 अंश है, 1260 अंश है, ठीक है। और बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन में दिया है 11, 9, 8 और 10। चलिए लगाते हैं इसको हम लोग, देखेंगे दोस्त। बहुभुज मतलब बहुत सी भुजाओं से घिरी हुई एक क्षेत्रफल, उसको हम बहुभुज कहते हैं। जैसे में यह भी एक बहुभुज है, यह भी एक बहुभुज है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजा का बहुभुज है, इसको खष्टभुज भी हम बोल सकते हैं। 7 भुजाओं का भी हो सकता है, 8 भुजाओं का भी हो सकता है, ठीक है। जो ये कोण होते हैं ना, ये जो कोण होते हैं बहुभुज के, इन्हें हम आंतरिक कोण कहते हैं, इनको हम लोग आंतरिक कोण कहते हैं। इन आंतरिक कोणों का योग जो है दिया हुआ है 1260 अंश, ठीक है, मिलाकर सभी को। तो बता रहा है कि कितने भुजाएं होनी चाहिए। तो देखिए ऐसे सवालों का एक सूत्र होता है, क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। बहुभुज, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग जो होता है वह होता है 2 गुणे भुजा, 2 गुणे भुजा माइनस 4 होता है, गुणे 90 होता है, ठीक है ना। अब रख लीजिए जो आंतरिक भुजाओं का योगफल है तो दे दिया है, योगफल कितना कुल है, तो 1260 दे दिया है। 2 गुणे भुजा को यदि n मानते हैं, माइनस 4 करते हैं और गुणे 90 करते हैं, तो ये कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा और ये 9 से कट जाएगा, ठीक है। 9 1 9 हो जाएगा और बचेगा आपका 3, 9 चौको 36, ठीक है, बराबर 2n-4 हो जाएगा। जब इसे आप लाएंगे तो 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2n होगा और जो 9 आएगा n का मान आएगा, ठीक है। मतलब कितनी भुजाएं होंगी ऐसे से करके, जो बहुभुज दिया है उसका कुल 9 भुजाएं होंगी। ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, एक प्रकृत संख्या 1 को छोड़कर का वर्ग या तो 3 का एक गुणक है या 3 के गुणक से एक अधिक है, ठीक है। देखिए प्रकृत संख्या आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, आप ध्यान से देख लीजिए। प्रकृत संख्या तो शुरू 1 से होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी प्रकृत संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि प्रकृत संख्याओं में से एक को छोड़ दीजिए, बाकी को ले सकते हैं आप, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सबको ले सकते हैं। और कह रहा है कि इन सबको एक के अलावा जो प्रकृत संख्याएं हैं इन सबका वर्ग करने पर वह 3 का गुणक होगा या 3 से एक कम होगा, ऐसा कौन प्राकृत संख्या है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है A 2, B दिया है 4, ठीक है,
सॉरी बी 3 दिया है और सी 4 दिया है और डी जो है 1 दिया है। 1 नहीं देना चाहिए, 1 दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। आप देखेंगे कि इसका जब वर्क करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, जो क्या है 3 के गुणक, 3 का गुणक मतलब होता है 3 का पहाड़ा टेबल। तो 3 के टेबल से क्या है 3 एकम 3 प्लस 1 है, मैंने 3 के पहाड़ा से 3 के गुणनखंड से मतलब 3 का अगर हम पहाड़ा पढ़े उससे 1 अधिक है। 3 का वर्ग करेंगे आप तो 9 होगा, जो क्या है ये यहां जब वर्ग करेंगे आप तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। और 9 का मतलब क्या समझ रहे हैं, ये बिल्कुल 3 से कटने वाला है, 3 का गुणक है। 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा देखिए कितना आएगा 3 5 15, 3 गुणे 5 आप प्लस 1 हो जाएगा, 3 के टेबल से 1 अधिक हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे आप तो 1 क्या आ जाएगा, खाली स्थान दिया है कितना अधिक है, तो ध्यान देंगे या तो 3 के गुणक आ रहे हैं या 3 के गुणक से 1 अधिक आ रहे हैं। ठीक है ना, क्या भरा जाएगा वहां पे, तो ऑप्शन में भरा जाएगा जो डॉट डॉट है वहां भरा जाएगा 1 अधिक है। देखिए यहां पर भी 1 अधिक आ रहा है, या तो 3 का गुणक है या 3 के गुणक से 1 अधिक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन जो होगा डी वाला आएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी वाला होगा, वहां पे 1 भरा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं।